हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और हमारी जो वीडियोज आती हैं क्लास 12 से रिलेटेड इंग्लिश की, पहले हमने जो स्टोरीज थी, हमारी जो वीडियोस थी वो थी आपकी क्लास की जो बुक्स है फ्लेमिंगो की, और अब है सप्लीमेंट्री रीडर की जो विस्तास के नाम से जानी जाती है। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, हमारा जो मेन मोटो होता है वो होता है कम समय में ज़्यादा कार्य करवाना। क्योंकि जो चैप्टर आपको पढ़ने में कम से कम 3-4 या 1 वीक का समय, जो सप्ताह यानी 1 वीक लग जाता है, उस सप्ताह के दौरान जो आपका चैप्टर होता है उस चैप्टर का जो कंसेप्ट होता है हम सिर्फ उसको 20 से 25 मिनट में कवर करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके जो समय की बचत हो और आपको पूरे चैप्टर की स्टोरी समझ में आ जाए। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमारे लिए मोटो उन बच्चों के लिए है कि वो ज़्यादा समय उनका जो बचे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सके। तो चलिए फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए द सप्लीमेंट्री रीडर से जो चैप्टर 7 है, जो इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल नाम का, और इसके जो राइटर रहेंगे वो रहेंगे कोलिन डक्स्टर। तो कहानी को बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टोरी के रूप में आपको बताया जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की भी कोशिश करते हैं, ताकि आपको जो स्टोरी का कोई पॉइंट न छूटे। बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आपके जो मेन पॉइंट्स है वो सारे कवर हो जाए। क्योंकि 1 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से गलत ना हो। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हम। और आप सभी को पता है चैप्टर का नाम हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 7 इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल। तो कहानी का बिल्कुल स्टार्टिंग से बताते हैं कि मार्च में का महीना था। तो आपको याद रखना, मार्च का महीना था जब ऑक्सफोर्ड जेल के गवर्नर ने परीक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी को फ़ोन किया और उसे बताया कि उनका एक कैदी, जिसका नाम है जेम्स फ्रेडरिक इवेंज, जो जर्मन भाषा की ओ लेवल परीक्षा में बैठना चाहता है। यानी एक कैदी है और वो जेल में बंद है और वो चाहता है कि वो एक परीक्षा दे। तो वहाँ का जो गवर्नर है वो फ़ोन करता है इस तरीके से कि उनका कैदी जर्मन भाषा की ओ लेवल परीक्षा में बैठना चाहता है। उसने कहा कि उस कैदी की तीव्र इच्छा थी कि वह कोई शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करे। इसके लिए वह पिछले सितंबर से रात्रि कक्षाओं में पढ़ाई करता रहा है। क्या वह पढ़ाई में अच्छा है, सेक्रेटरी उनसे पूछता है। अपनी क्लास में वह अकेला ही था, इसलिए आप कह सकते हैं कि उस समय के दौरान उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया गया। ठीक है, तो हम उसका एक अवसर अवश्य देंगे, आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक ठीक बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी। यानी इस तरीके से जो ऑक्सफोर्ड जेल का जो गवर्नर है वो परीक्षा बोर्ड के जो सेक्रेटरी से फ़ोन पर बातें कर रहा है उनके कैदी के बारे में। और कैदी का नाम आपको पता चला होगा, तो कैदी को मोस्टली जो है जो इवेंज के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका उसका नाम क्या था, जेम्स फ्रेडरिक इवेंज। उसके विषय में आप चिंता न करें, मैं आपके सारे फॉर्म अन्य आवश्यक सामान भेज दूंगा, किंतु सिर्फ एक बात का ध्यान रखें गवर्नर साहब, वह किसी प्रकार से हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो नहीं है। ये सारी बातें सेक्रेटरी किससे कह रहा है, जो गवर्नर है उससे कह रहा है। नहीं, उसने कोई हिंसा वाली बात नहीं की है, मुझे बताया गया वह काफ़ी हंसमुख व्यक्ति है। मेरा विचार है, सेक्रेटरी ने कहा, कि आप एक कमरे का प्रबंध कर लेंगे जहां तक अच्छा हो। इसमें कोई समस्या नहीं, वह अपनी कोठरी में अकेला कैदी है। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो वह परीक्षा वहीं दे सकता है, यह बिल्कुल ठीक रहेगा। और हम आसानी से सेंट मैरी मैग्स यानी गिरजे का नाम है जहाँ का एक पादरी है उसको निरीक्षण के लिए बुलवा लेंगे, यदि ऐसा करना चाहें तो। हाँ, मुझे लगता है कि उस गिरजे में कई सारे पादरी होंगे। गवर्नर नम्रतापूर्वक हल्की सी हंस दिया और फोन रख दिया। उस कैदी को जेल के अधिकारी जेल तोड़ इवेंट्स कहा करते थे। वह इससे पहले 3 बार जेल से भाग निकला था, किंतु इस बार ऑक्सफोर्ड जेल का गवर्नर इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करने वाला था कि इवेंट्स उनके नाम पर बट्टा न लगा सके। उसने हर चीज पर व्यक्तिगत रूप से निगाह रखने का निश्चय कर लिया
और इसके अलावा यह संभावना भी थी कि इवेंज को ओ लेवल परीक्षा में वास्तविक रुचि थी। सोमवार का दिन था। 7 जून को 8:30 बजे रात को इवेंज के जर्मन भाषा के अध्यापक ने उससे गर्मजोशी से हाथ मिला और कहा, कल के लिए शुभकामनाएं, अगले दिन परीक्षा होगी। ओ धन्यवाद श्रीमान, तुम्हारा परीक्षा में सफल हो पाना कतई संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं सबको चकित कर दूं। इवेंज इस तरीके से बोलता है। अगली सुबह 8:30 बजे इवेंज की कोठरी में 2 आगंतुक आते हैं, यानी 2 आदमी आते हैं। वह प्रसन्नता से मुस्कुराता हुआ अपने सीमेंट के बेंच से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, आपका नाम मेरे लिए सम्मान का विषय है। जैक्सन जेल के डी विंग का वरिष्ठ जेल अधिकारी था। उसके बगल में स्टीफेंस एक अधिकारी खड़ा था जो हाल में ही जेल में तैनात हुआ था। और हमारे नन्हे आइंस्टाइन को इस सुबह का क्या हाल था? जैक्सन ने रुखाई से कहा। इवेंस की दाढ़ी नहीं बनी हुई थी। उसने अपने सिर पर एक भद्दा दिखने वाला फूंदने वाला हैट पहन रखा था। मुझे थोड़ा समय दे मिस्टर जैक्सन, मैं अभी दाढ़ी बनाने ही वाला था। जैक्सन स्टीफेंस की तरफ मुड़ा और बोला, यह निश्चित कर लेना कि जब वह दाढ़ी बना चुके तो तुम उसका उस तरह कोठरी से बाहर ले आओ। मिस्टर जैक्सन, क्या वह आप थे जो मेरी नाखून काटने वाली कैंची को यहाँ से उठा ले गए थे? इवेंज ने पूछा। हाँ, और तुम्हारी वह नाखून घिसने वाली रेती भी। गवर्नर के ऐसे ही आदेश थे इवेंज। तो इस तरीके से मिस्टर जैक्सन किसको बोलता है? इवेंज को बोलता है। इवेंज ने अपने कंधों को हल्का सा उकसाया। तुम्हारे पास स्वयं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आधा घंटा है इवेंज, और अपना यह गंदा हैट उतार दो। इवेंज ने अपने दाहिने हाथ से प्यार से अपने गंदे हैट के ऊपरी सिरे पर रखा और उदासी से मुस्कुराया। क्या आप जानते हैं मिस्टर जैक्सन, यही एकमात्र चीज़ है जो कभी मेरे जीवन में कोई सौभाग्य लाई है, और आज मैंने सोचा मेरी परीक्षा है और इस तरीके से तो फिर केवल इसी एक ही बार, और अब दाढ़ी बनाने में लगो। इस तरीके से मिस्टर जैक्सन किसको बोल रहे हैं? इवेंज को बोल रहे हैं। उसी सुबह 8:45 पर, यानी 8:45 पर जो पादरी मकलिरी ब्रॉड स्ट्रीट के अपने फ्लैट से निकला और फुर्ती से चल पड़ा। उसके दाहिने हाथ में उसने एक छोटा सा भूरे रंग का सूटकेस उठाया था, जिसमें वह सभी चीज़ें थी जिसकी ज़रूरत उसको सुबह के कर्तव्यों में पड़ सकती है। और उन चीज़ों में शामिल था एक सीलबंद प्रश्न पत्र का लिफाफा, एक पीले रंग का परीक्षण फॉर्म, परीक्षा बोर्ड से प्राप्त प्रमाणीकरण का एक कार्ड, एक कागज काटने वाला चाकू, बाइबल की एक प्रति तथा दी चर्च टाइम्स यानी एक धार्मिक पत्रिका थी। उससे 2 घंटे चलने वाली परीक्षा के आरंभ में होने का समय था 9:15 निश्चित कर दिया गया। यानी इवेंज की जो परीक्षा थी जो पादरी ने लेनी थी, उसका जो समय था वो 9:15 था। इवेंज अपने चेहरे पर साबुन की झाग मल रहा था जब स्टीफन्स 2 छोटी वर्गाकार मेजें अंदर लेकर आया। उसने उनको एक दूसरे के सामने लगा दिया। इसके बाद वह 2 सख्त कुर्सियां ले आया, जिनमें से कम टूटी फूटी कुर्सी को उसने उस मेज के सामने लगा दिया जो कोठरी के दरवाजे के नज़दीक रखी हुई थी। इवेंज उस तरह को ध्यान से अपने बाएं गाल पर ऊपर से नीचे लाया। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन? उन्हें मेरी कोठरी के दरवाजे पर चोरी से बातें सुनने वाले यंत्र क्यों लगाना पड़ गया? वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते इवेंज। कोई भी व्यक्ति अपने होश में तुम्हारे जैसे व्यक्ति के मामले में किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेगा। यहाँ अंदर होने वाली बातें कौन सुनेगा? अपने दरवाजे के ऊपर लगा हुआ वह गुप्त माइक देख लिया था। खुद गवर्नर सुनेगा। वह तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं करता, और न ही मैं तुम पर एक बाज की तरह तीखी नज़र रखूंगा। इवेंज इस तरीके से मिस्टर जैक्सन किसको बोल रहा है? ये सारी बातें इवेंज को बोल रहा है। जेल के मुख्य द्वार के अंदर आकर पादरी मकलिरी, तो आपको याद रखना पादरी का क्या नाम है, मकलिरी पादरी का नाम है, ने आगंतुक वाले रजिस्टर में सफाई से अपने सिग्नेचर किए। फिर एक खामोश जेल अफसर के बगल में चलते हुए डी विंग आ पहुंचा, और जहां जैक्सन ने उसका अभिनंदन किया, यानी उसका स्वागत किया, वेलकम किया। विंग के भारी दरवाजे का ताला खोला गया और उनके अंदर चले जाने के बाद ताला दोबारा लगा दिया गया।
मकलिरी को स्टीफेंस की देख रेख में छोड़ दिया गया। तो किसकी देख रेख में रहा? स्टीफेंस की देख रेख में जो मकलिरी यानी जो पादरी है जो परीक्षा लेने आया है वो रहा। उस्तरा ले लिया था ने? जैक्सन ने धीमे स्वर में पूछा। स्टीफेंस ने भी हाँ करके सिर हिलाया। ठीक है, बहुत चौकन्ने रहना और आंखें खुली रखना। स्टीफेंस ने दोबारा हाँ से सिर हिलाया। मकलिरी ने अपने मार्गदर्शक यानी स्टीफेंस के पीछे चलता गया और अंत में कोठरी के दरवाजे के सामने पहुंच गया। स्टीफेंस ने अंदर का दृश्य देखने वाला छिद्र को खोला और अंदर देखने लगा। वहां कौन है? वहां इवेंज है श्रीमान। इवेंज दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठा था। वह दोनों में से दूर वाली मेज पर चुपचाप बैठा था। उसका पूरा ध्यान प्रारंभिक जर्मन व्याकरण की पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित था। स्टीफेंस ने चाबी निकाली और कोठरी का ताला खोल दिया। सुबह के 9:10 थे जब गवर्नर ने रिसीवर को ऑन किया। उसने जैक्सन को निर्देश दे रखा था कि वह इवेंज को उस अस्थायी छोटी सी सावधानी यानी सुनने वाला जो अंतर था विषय में बता दे। परंतु क्या यह सब कुछ थोड़ा नाटकीय नहीं था? ऐसा जो लगभग किसी स्कूली लड़के के लिए ही उचित हो। किस तरह इवेंज आज का दिन कोई अनचाही हरकत कर सकता था? वह एक तालाबंद कोठरी के अंदर बैठा था। जेल के सभी अधिकारी पूरी तरह चौकन्ने थे और कोठरी के परे भी 2 मजबूत तालाबंद दरवाजे थे। कुछ भी हो, अगले 2 घंटे के लिए रिसीवर को ऑन रखने में कोई कष्ट वाली बात नहीं था। किसी सुनने योग्य बात को सुनने की कोई विशेष संभावना नहीं थी। क्या थी? दूसरी बातों के साथ साथ एक निरीक्षक का कर्तव्य यह था कि वह सुनिश्चित कर ले कि बिल्कुल पूरी खामोशी वहां पर बनाए रखे। किंतु फिर भी एक छोटा सा संदेह बाकी था। क्या इवेंज मकलिरी से भी कोई लाभ नहीं उठा सकता था? वह उसके द्वारा चोरी से 1-2 छेनियां अंदर मंगवा सकता था, वो या एक रस्सियां वाली सीढ़ी या एक और, यदि अनजाने में यही सही व निर्दोष मकलिर को कोई चीज समय ही यहाँ ले आया हो, शायद कोई जेबी चाकू। क्या हो यदि इवेंज उसे हथियार से बंधक ही बना ले? तो ये सारी बातें किसके बारे में हैं? जो इवेंज है उसके बारे में। उस समय सुबह के 9:12 हुए थे। जैक्सन वापस आया और कोठरी के दरवाजे के बाहर से मकलिरी से ऊंची आवाज से कहा, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं श्रीमान? तो इस तरीके से कौन बोलता है? जैक्सन किसको बोलता है? पादरी को ये सारी बातें बोलता है। जैक्सन ने जल्दी से गवर्नर की चिंताओं का विषय में बताया। मकलिरी ने धैर्यपूर्वक अपनी बाहें कंधों की ऊंचाई तक ऊपर कर ली, जबकि जैक्सन ने हल्के हल्के ढंग से उसके कपड़ों की तलाशी ली। यहाँ पर कोई सख्त सी चीज है श्रीमान। मेरा पढ़ने वाला चश्मा, मकलिरी ने जवाब दिया। उसके बाद जैक्सन ने सूटकेस खोला जो मकलिरी अपने साथ लाया था। उसने बारी बारी में से हर एक लिफाफा उठाया, सावधानी से अपनी हथेलियां उस पर फिराई, फिर वह संतुष्ट लगा। किंतु मकलिरी के सूटकेस में पड़ी हुई एक चीज उसे बुरी तरह उलझन में डाल रही थी। क्या आपको मुझे यह बताना बुरा लगेगा कि आप इसे क्यों लेकर आए श्रीमान? उसने एक छोटा सा हवा से आधा भरा हुआ रबड़ का एक छल्ला ऊपर उठाया जो ऐसा था जिसमें कोई 12 इंच की कमर वाला छोटा बच्चा मुश्किल से घुस सके। आप क्या तैरने के लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं श्रीमान? मकलिरी ने थोड़ी चिढ़ के जवाब दिया। अगर आपको जानना है तो सुनिए, मुझे बवासीर का रोग है और जब मुझे काफ़ी देर के लिए एक जगह टिक कर बैठना पड़ जाए तो इस तरीके से जो मकलिरी है वो किसको जवाब देता है? जैक्सन को जवाब देता है। जब जैक्सन उसकी पूरी चीज़ों की जानकारी ले रहा था, छानबीन कर रहा था। मुझे बहुत दुख है श्रीमान। और फिर जैक्सन को सूटकेस में सबसे नीचे पड़ा हुआ कागज काटने वाला चाकू दिखा। मेरा विचार है कि बेहतर होगा यदि मैं इसे अपने पास रख लूं, अगर आपको बुरा न लगे। सुबह के 9:18 थे। 9:18 हुए थे जब गवर्नर ने उसकी आवाजें दोबारा सुनी और यह स्पष्ट हो गया परीक्षा शुरू होने में थोड़ी देर लगने वाली थी। मकलिरी, क्या तुम्हारे पास घड़ी है? इवेंज, जी हाँ श्रीमान। मकलिरी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब लिखना शुरू करना, फिर एक बार तब तुम्हारे पास 5 मिनट शेष रह गए होंगे। ठीक है, खामोशी से। ये सारी बातें कौन कहता है? इवेंज। मकलिरी, उत्तर लिखने के लिए कागज काफी मात्रा में, यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो। खामोशी से। मकलिरी, अपनी
मकलरी कौन है? जो पादरी है जो किसकी इवेंट्स की परीक्षा लेने के लिए आया है। मकलरी अब सुनो प्रश्न पत्र का नाम। ऊपर नाम लिखा 021 ऊपर के बाएं कोने में लिखो मकलरी। ऊपर के दाहिने कोने में अपना सूचकांक 3 से 13 लिखो और उसे ठीक नीचे वाले बॉक्स में अपने परीक्षा केंद्र की संख्या 271 लिखो। समझ गए? 9:20 हो चुके थे सुबह के। इवेंट्स वह यही नहीं ठहरेगा। क्या ठहरेगा? मकलरी मैं इससे विषय में नहीं जानता। मैं स्टीफेंस मिस्टर जैक्सन ने मुझे सख्त निर्देश दिए हैं कि इवेंट्स मैं अपनी परीक्षा पर कैसे ध्यान केंद्रित करूं जबकि कोई मेरी गर्दन पर सांस छोड़ता जा रहा है। गवर्नर ने अपना हाथ फोन की तरफ बढ़ाया। जैक्सन स्टीफन को कोठरी के बाहर निकालो। मेरा विचार है कि हम शायद जरूरत से ज्यादा सावधानियां बरत रहे हैं। जैसा आपकी इच्छा श्रीमान। अब सुबह के 9:25 का समय था और गहरी खामोशी छाई हुई थी। परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। 9:40 पर परीक्षा बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने यह कहने के लिए गवर्नर को फोन किया कि उनके पास एक गलती संबंधी पर्ची थी जिसे कोई मूर्ख परीक्षा सामग्री के साथ रखना भूल गया। क्या गवर्नर साहब? क्या करके? तो हाँ निसंदेह मैं आपकी बात सीधे ही डी विंग में मिस्टर जैक्सन से करवा देता हूँ। 1 मिनट के लिए लाइन पर रहिए। क्या फोन कॉल नकली थी? यह कोई गुप्त संदेश तो नहीं था, किंतु वह उसी वक्त इस बात की परख कर सकता कि उसका परीक्षा बोर्ड का नंबर घुमाया परंतु लाइन व्यस्त थी। 2 मिनट के बाद उसने मकलरी की आवाज सुनी। क्या तुम कृपा करके कुछ देर के लिए लिखना बंद करोगे मिस्टर इवेंट्स? और ध्यान से सुनो। वे परीक्षार्थी जो जर्मन भाषा का पेपर उसने पेपर संख्या बताई 021 दे रहे हैं। नीचे लिखे गलती सुधार को नोट करें। पेज संख्या 3 पर 15वीं पंक्ति का चौथा शब्द गोल्डेन पढ़ा जाए न कि गोल्डिन, और इसलिए पूरा शब्द समूह बढ़ा जाएगा जब तुम जूम गोल्डेन लोवेन न कि जूम गोल्डिन लोवेन। गवर्नर ने सुना और मुस्कुरा दिया। उसने स्वयं भी 6ठी कक्षा में जर्मन भाषा पढ़ी थी और उसे विशेषणों के शुद्ध प्रयोग के विषय में सब कुछ याद था। परीक्षा के पहले 15 मिनटों में स्टीफेंस पूरी ईमानदारी से लगभग 1 मिनट के अंतराल में छिद्र में से झांकता रहा। उसके बाद हर 2 मिनट के बाद 10:45 पर उसने छिद्र में से एक बार फिर झांका। वह सोचने लगा इसका लाभ ही क्या था। हर बार लगभग वही दिखाई दे रहा था। इवेंट्स अपना पेन होठों के बीच लिए टकटकी बांधकर अपनी ठीक सामने दरवाजे की तरफ देख रहा था और उसके सामने मकलरी थोड़ा तिरछा होकर बेंच के सामने बैठा हुआ था। उसके बाल करीब करीब उसके सिर की खाल के काफी नजदीक तक कटे हुए थे। उसकी आंखें दी 4 टाइम्स पर गड़ी हुई थी। उसकी दाहिनी तर्जनी और कॉलर के नीचे की ओर उसकी कमीज में फंसी हुई थी। उसके बाएं हाथ की उंगलियां धीरे धीरे उसकी छोटी काली धाड़ी को सहला रही थी। 10:50 पर रिसीवर में से फिर से कड़कड़ाहट की आवाजें आने लगी और गवर्नर को अचानक विचार आया कि वह इवेंट्स को कुछ मिनट के लिए लगभग भूल ही गया था। इवेंट्स कृपा श्रीमान, आपको एतराज तो नहीं होगा अगर मैं अपने कंधों के गिर्द एक कंबल डाल लूं? यहाँ अंदर थोड़ी सर्दी है। एक कंबल मेरे सीमेंट के बेंच पर पड़ा है श्रीमान मकलरी, पर तुम जल्दी करो। 10:51 पर स्टीफेंस को इवेंट्स के कंधों के गिर्द एक कंबल देखकर थोड़ी सी हैरानी हुई। इवेंट्स ने कंबल को खींचकर अपने शरीर की ओर नजदीक कर लिया। क्या वह मकलरी को अचानक ही कंबल में लपेटकर उसकी सांस को बंद करने की योजना बना रहा था? मूर्ख मत बनो। जेल के इस तरफ कभी भी धूप नहीं आती है और उस जगह कड़ी ठंडक हो सकती थी। 11:20 पर रिसीवर एक बार फिर कड़कड़ाया। मकलरी ने इवेंट्स को सूचित किया कि सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं। परीक्षा करीब करीब खत्म हो चुकी है। 11:22 पर जैक्सन स्टीफेंस से चिल्लाकर बोला कि गवर्नर उससे बातें करना चाहता है। स्टीफेंस ने फोन उठाकर तेजी से बोले, आदेशों को सुनो। स्टीफेंस ने स्वयं मकलरी के साथ जेल के मुख्य दरवाजे तक जाना था। उसने पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेना था कि इवेंट्स की कोठरी को बाहर से ताला लगा दिया जाए जब मकलरी कोठरी से निकल जाए। 11:25 पर गवर्नर ने आखिरी वार्तालाप सुना। मकलरी अब लिखना बंद करो कृपा करके। मकलरी अपने पन्नों को क्रम कर रखो और सुनिश्चित करो उन पर ठीक तरह से क्रमांक डाला गया। इवेंट्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मकलरी, सब ठीक रहा न? इवेंट्स कोई ज्यादा बुरा नहीं
रहा। इस तरीके से इवेंज और मकलरी बातें कर रहे हैं। मकलरी कौन है आप सभी को पता है, वो पादरी है। जो इवेंज कौन है, जो एक कैदी है जिसकी परीक्षा लेने के लिए आया है। गवर्नर ने आखिरी बार दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। स्टीफेंस ने यह सोचकर प्रसन्न था कि गवर्नर ने उसे ही न कि जैक्सन को मकलरी को जेल की इमारत से बाहर छोड़ने और अलविदा कहने के लिए कहा था। सब मिलाकर सुबह अच्छी तरह गुजरी, किंतु किसी चीज ने उसे सीधे कैंटीन जाने और एक कप कॉफी पीने से रोक दिया। वह इवेंज को आखिरी बार केवल एक बार देख लेना चाहता था। वह फिर से डी विंग में आ गया, चलकर इवेंज की कोठरी तक गया, छिद्र को एक बार फिर खोला। ओ नहीं, इवेंज को की कुर्सी में पीछे को गिरा हुआ एक आदमी था। वह भूरे रंग का कंबल उसके कंधों से सरका हुआ था। उसके छोटे छोटे कटे बालों का सामने वाला हिस्सा भयानक लाल खून से भरा हुआ था, जो छोटी काली दाढ़ी के अंदर से वह बाहर आया था। उसके चोगे के सफेद कॉलर पर फैल रहा था और नीचे वाले काले हिस्से तक जा रहा था। स्टीफेंस ने बहुत ऊंची आवाज में जैक्सन को पुकारा। मकलरी के हाथ ने कमजोरी से टटोलते हुए जेब में से रुमाल निकाला और उसे अपने खून से भीगे सिर पर रख लिया। जब जैक्सन आया तो उसने उसी समय स्टीफेंस को पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करने के लिए भेज दिया। मकलरी ने धीरे धीरे अपने को ऊपर उठा और गहरी पीड़ा में भरकर बोला, एम्बुलेंस के बारे में चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुलिस को बुलाइए, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लकड़ी के फर्श पर और भी खून छितराने लगा। उसका हाथ मेज के साथ साथ जाता हुआ टटोलने लगा। उसे जर्मन भाषा का प्रश्न पत्र मिल गया। उसने उसे अपने खून से सने हाथों में कसकर पकड़ लिया। गवर्नर को बुलाइए, मैं जानता हूँ कि वेंज कहाँ है। 1 मिनट के अंदर ही मकलरी को, जिसे जैक्सन और स्टीफेंस दोनों तरफ सहारा दिए, जेल के अहाते में ले गए और वहां गवर्नर चकराया हुआ खड़ा था। हमें तुमको इसी वक्त हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। क्या आपने पुलिस को बुला लिया है? हाँ हाँ, वे रास्ते में ही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, इधर देखिए। उसने जर्मन प्रश्न पत्र खोला और उसे झट से गवर्नर के चेहरे के पास ले आया। गवर्नर ने नीचे देखा और समझ गया जो मकलरी उसे बताने की कोशिश कर रहा था। एक फोटो कॉपी किए गए पड़े पन्ने की बड़ी सावधानी से और चालाकी से प्रश्न पत्र के आखिरी, जो शुरू में खाली था, पन्ने के ऊपर चिपका दिया गया। उसमें लिखा था, तुम्हें पहले से निश्चित गई योजना का पालन करना है। समय के हिसाब से सबसे ज्यादा महत्व परीक्षा खत्म होने से 3 मिनट पहले कहा, किंतु उस पर बहुत जोर से वार न करना। याद रखो, वह एक पादरी है। पास आता हुआ एक सायरन अपनी सबसे ऊंची आवाज चीखने लगा। जेल के अहाते के बड़े दरवाजे पीछे धकेल दे गए। पुलिस की एक सफेद कार ब्रेकों की चीख के साथ उनके बगल में झटके से रुक गई। जासूस सुपरिटेंडेंट कार्टर कार में से निकला और गवर्नर को सैल्यूट किया। क्या हो रहा है श्रीमान? और मकलरी की तरफ घूमते हुए वह बोला, हे ईश्वर, इससे किसने मारा? इससे पहले कि गवर्नर कुछ कह पाता, मकलरी चिल्ला उठा, एस्प्लिड वे ऑफिसर, मैं जानता हूँ कि वेंज कहाँ है। उसे अपने साथ ले जाओ अगर तुम सोचते हो कि वह ठीक रहेगा। गवर्नर ने कहा, वह अकेला आदमी है जो शायद उस बारे में जानता है जो कुछ भी हुआ। कार्टर ने कार को पीछे धकेला, दरवाजा खोला और मकलरी को सहारा देकर अंदर बिठा दिया और कार देखते देखते तेजी से दौड़ पड़ी। एल्सफील्ड वे, मकलरी ने कहा था। हाँ, निसंदेह। परीक्षा बोर्ड एल्सफील्ड में ही स्थित थी और बोर्ड का कोई कर्मचारी अवश्य ही बच निकलने की योजना से शुरू से ही सम्मिलित रहा है। खुद प्रश्न पत्र ही गलत संबंधी पर्ची, इस तरीके से जो गवर्नर है अपने जो कर्मचारी हैं उनसे बातें कर रहा है। गवर्नर जैक्सन और स्टीफेंस की तरफ घूमा। मुझे जरूरत नहीं कि मैं बताऊं जो कुछ भी हुआ। क्या है? और तुम, वह कौन था जो इवेंज को एक बढ़िया शहर के लिए मुख्य दरवाजे तक ले गया था और फिर जोश में उसे गुड बाय की थी? यह मैं था श्रीमान, स्टीफेंस ने अकलाते हुए कहा। ठीक उसी प्रकार जैसे मुझे आपसे कहा है श्रीमान। क्या? उसी प्रकार जैसे मैंने कहा। तुमने यही कहा न? जब आपने मुझे फोन किया, मुझसे कहा कि ऐसा कब हुआ? आप जानते हैं श्रीमान, लगभग 11:20 पर, ठीक उससे पहले। हे मूर्ख, मैं यह नहीं था कि जिसे तुम्हें फोन किया, परंतु अब इस सब का कोई फायदा नहीं। उसने फोन पर सब का इस्तेमाल किया ताकि वह परीक्षा बोर्ड से बात कर सके।
उसने बढ़ती हुई निराशा में अपने सिर को झटका और अब जेल के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने लगा। जहां तक तुम्हारा संबंध है जैक्सन, कितने समय से तुम दिखाया करते आ रहे थे तुम्हारे पास कोई दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? लो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा जैक्सन, तुम्हारी खोपड़ी खाली है, पूरी तरह से खाली है। पिछली शाम को 2 घंटे इवेंट्स की कोठरी में बिताए, वह भी जैक्सन ही था जिसने पूरे विश्वास के साथ रिपोर्ट दी कि उस कोठरी में कुछ भी छिपा नहीं रखा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। इसके बावजूद इवेंट्स किसी तरह केवल एक नकली दाढ़ी, एक चश्मा, एक कुत्तों वाला पट्टा, बाकी का पादरियों वाला सामान ही नहीं बल्कि किसी प्रकार का कोई हथियार भी छिपाने में सफल हो गया जिससे उसे मकलरी के सिर पर इतना शक्तिशाली प्रहार किया था। गवर्नर वापस अपने कार्यालय में चला गया, पीछे टिक कर बैठ गया, एक सिगरेट जला ली। हे ईश्वर, यह कितना बढ़िया तरीके से बनाई गई योजना रही थी। इवेंट्स कितना चालाक आदमी था, फिर भी लापरवाही प्रश्न पत्र पीछे छोड़ गया और इसी कारण से बहुत शीघ्र मिस्टर चालाक चतुर इवेंट्स फिर से सलाखों के पीछे होगा। सुप्रिटेंडेंट कार्टर ने उसे फोन पर बताया कि मकलरी ने इवेंट्स को कार के एल्सफील्ड के साथ साथ जाते हुए देखा है। उसे कार का नंबर तो मिल गया और उन्होंने उसी समय पीछा किया था, पर वे हैंडिंगटन के गोल चक्कर पर उसे खो बैठे। चलो हो गया कार्टर, मुझे आशा है कि तुम मकलरी को अस्पताल पहुंचाने में सफल रहे होगे। हाँ, वह अब रेड क्लिक नाम के हॉस्पिटल में है। जब हम परीक्षा बोर्ड के कार्यालय में पहुंचे तो वहां पर फोन आया कि करके एम्बुलेंस को बुलवा लिया गया। कुछ मिनटों के बाद गवर्नर ने रेड क्लिफ से फोन किया और उसने दुर्घटना विभाग से बात करने को कहा। आप मैकलरी ही कह रहे हैं? न, हाँ, वह एक पादरी है। मैं नहीं सोचता कि इसका नाम कोई व्यक्ति है। हाँ, वह अवश्य है। आपको पता चलेगा कि आपकी एम्बुलेंस में एक उसे एसफील्ड वे से उठाकर लाई है करीब। ओ वह, हाँ वहाँ अवश्य आपको पता चला कि एम्बुलेंस में एक एसफील्ड में से उठाकर लाई थी करीब। ओ वह वहाँ एम्बुलेंस भेजी गई थी। जब हम वहाँ पहुंचे तो कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ उस आदमी का नामो निशान भी नहीं था। गवर्नर अब जान गया कि ठीक ठाक क्या हुआ है। 15 मिनटों के बाद उन्हें पादरी मकलरी अपने ब्राइडवे स्ट्रीट वाले घर के अध्ययन कक्ष में मिल गया, जो पक्की तरह से रस्सियों से बंधा हुआ था। उसके मुंह में कपड़ा ढूंसा हुआ था। उसके अनुसार वह सुबह के 8:15 से वहीं पड़ा हुआ था जब उसे 2 आदमियों ने बुलाया था और पूरी तरह दोपहर चली पूछताछ से कुछ भी लाभ नहीं। और चाय के समय जब जेल में प्रत्येक व्यक्ति को पता चल गया था कि कुछ हुआ था, वह इवेंज नहीं था जो मकलरी का वेश धारण करके चलता हुआ बाहर गया था। वह इवेंज था जो मकलरी के रूम में अंदर ही रह गया था। चिप एंड नॉर्टन के केंद्र ने आरामदायक सैर के बाद इवेंज ने वापस होटल जाने का निर्णय किया। ये एक सुंदर दिखने वाले हैट ने उसे छोटे कटे बालों को छिपा रखा था। उसने हैट को पहने रखा जब तक वह चलता हुआ गोल्डन लॉयन होटल का नाम है ये रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा। वह एक छोटा सा दुर्भाग्य जब जैक्सन उसकी कैंची उठाकर ले गया था तो उसे अपने इकलौते रेंजर ब्लेड से पिछली रात वह काम करने से लंबा समय गया, परंतु उसका अच्छा भाग्य यह था, जरा सोचिए, यदि जैक्सन ने उसे वह फूंदने वाला हैट उतारने के लिए कहा होता है, वह उस वक्त बाल बच गया। सबसे बुरी चीजों में से एक दाढ़ी रही थी। उसे हमेशा ही चिपकाने वाला प्लास्टर से एलर्जी रही थी। इस समय भी उसकी चूड़ी बहुत दर्द कर रही थी और लाल हुई पड़ी थी, किंतु मकलरी वह बहुत बढ़िया विचार रहा था। वह 2 काले रंग के फ्रंट पहने, 2 कॉलर धारण करे, किंतु ऊपर वाला कॉलर वह पिछले बटन से नीचे सरकता रहा। वह एक घबराहट में भर देने वाला समय था। मकलरी मुश्किल से ऐसे ठीक समय पर अपना हाथ अपनी गर्दन तक लेगा ताकि कॉलर अलग अलग न हो जाए, इससे पहले कि स्टीफन इस पर गौर कर पाता। इवेंज ने अपनी चाबी रिसेप्शन से ली और सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चला गया और इस तरीके से कमरे का ताला खोला, दरवाजा के पीछे आराम से बंद कर दिया, परंतु वह अपनी जगह पर जड़ हो गया। उसके पलंग पर आखिरी आदमी बैठकर देखा वह दुनिया में कभी नहीं देखना चाहता था। कोई चालाकी करने का प्रयत्न बेकार होगा, गवर्नर बोला। मेरे आदमी इस जगह चारों तरफ फैले हुए हैं। यानी गवर्नर को सामने देखता है और चौकन्ना रह जाता है। इवेंट स्पष्ट रूप से हिल गया। वह कमरे में बड़ी
इकलौती कुर्सी पर धीरे से बैठ गया और अपने सिर पर अपने हाथ लिए। कई मिनटों के लिए वह खामोशी छाई रही। अंत में वो बोला, वह सब शायद उस गलती सुधार पर्ची के कारण हुआ है। हाँ ठीक है, गवर्नर ने गहरी संतुष्टि से कहा। कुछ नए व्यक्ति भी अवश्य ऐसे होते जो थोड़ी सी जर्मन भाषा सीखते हैं। उस गलती सुधार पर्ची ने मेरे लिए बहुत बढ़िया काम कर दिया। मुझे होटल का नाम बता दिया, जोम गोल्डन लोएन। आपको कैसे पता चला कौन सा गोल्डन लोएन था? इस नाम के तो सैकड़ों होटल हैं। वैसे ही तुमने किया इवेंज। क्रम सूची नंबर 313 केंद्र संख्या 271 तुम्हें याद है? वह 6 अंक थे। अगर तुम ऑक्सफोर्ड शोयर को एक कोड नेम सर्वे वाला नक्शा देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि 313 271 का 6 अंकों वाला संकेत तुम्हें चिम्पिंग नोटन के ठीक मध्य ले जाएगा। गवर्नर रूठ खड़ा हो गया। मुझे एक चीज बताओ, इससे पहले कि तुम यहाँ से जाए, हैरानी की बात है तुम्हें अपने सिर पर उड़ने लगे उतना सारा खून कैसे मिल गया? मैं नहीं जानता, मुझे वह आपको बताना चाहिए श्रीमान। मुझे वैसा तरीका शायद कभी फिर इस्तेमाल करना पड़ जाए। कहीं इसका संबंध उस छोटे से रबड़ के छल्ले से तो नहीं था जो बवासीर के लिए बताया गया था? इवेंज हल्का सा मुस्कुराया। फिर वह कमाल का विचार था कि नहीं, उतना सा पा लेना काफी मुश्किल काम रहा होगा। नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं थी। बिल्कुल नहीं श्रीमान। खून का थक्का बन जाना जरूर भारी परेशानी पैदा कर सकता था। खून तो हमें बड़ी आसानी से मिल गया था, सुअर का खून। वह हमें किंडलिंगटन के कसाई खाने से मिल गया, किंतु इसके थक्के बनने से रोकने के लिए इसे साइट्रोसोडियम साइट्रेट के साथ मिलाना पड़ता है। क्या आप इस चीज नहीं जानते हैं श्रीमान? हमें इस दिन नई चीज सीखने को मिलती हर दिन। इवेंज ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया। वे दोनों साथ साथ चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आए। मुझे बताओ इवेंज, इस सारी योजना को बनाने तुम सफल कैसे हुए? तुमने तो कोई मिलने भी नहीं आता, तुम्हें कोई पत्र भी नहीं आता। मेरे बहुत सारे मित्र हैं। इसका क्या मतलब है? मेरा जर्मन भाषा का अध्यापक है। अगर इससे शुरुआत करूं, हे ईश्वर, यह सब तो उससे भी ज्यादा निकला जितना मैंने सोचा था। हमेशा ऐसा ही होगा श्रीमान। सब कुछ तैयार है? गवर्नर ने पूछा जब वे रिसेप्शन डेस्क के पास खड़े हुए थे। एक खामोश जेल के अधिकारी ने दोबारा पकड़े इवेंज के हाथों में हथकड़ियां डाल दी और वे दोनों आदमी साथ साथ जेल की वैन के अंदर पिछली सीट पर बैठ गए। जल्दी ही मिलेंगे इवेंज, गवर्नर ने इस तरह कहा मानो किसी शराब पार्टी के बाद एक पुराने दोस्त को अलविदा कह रहे हो। इवेंज आराम से पिछली सीट पर टिक कर बैठ गया और प्रसन्नतापूर्वक दांत निकालकर हंसने लगा। जैसे ही जेल की वैन चिपिंग नोटन से दाहिने घूमकर ऑक्सफोर्ड रोड पर आई, उस जेल अधिकारी ने, जो अब तक खामोश रहा था, इवेंज की हथकड़ियां खोल दी और ड्राइवर की ओर आगे को झुका। उसने कहा, ईश्वर के लिए जल्दी करो, उन्हें इस बात का पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी कि आप किस जगह का सुझाव देते हैं जहां हम चलें? ड्राइवर ने पूछा। न्यूबरी, एक नए नगर का नाम कैसा रहेगा? इवेंज ने सुझाव दिया। यानी इस स्टोरी से हमें क्या पता चला है कि वे जो इवेंज नाम का बंदा था, जो बार बार जेल तोड़कर कहाँ चला जाता था, आज़ाद हो जाता था और अपनी आज़ादी का जश्न मनाता था और वह फिर से पकड़ लिया जाता था। तो इस कहानी में हमें क्या पता चला है कि एक जो बंदा बार बार पकड़े जाने के बाद भी किसको हासिल हो जाता है? पुलिस को हासिल हो जाता है। और बाद में जो गवर्नर था उसको कहाँ से जो अपने उसमें वो किस तरीके से सफल हो जाता। जेल अधिकारी और जेल की गाड़ी दोनों इस योजना का हिस्सा थे। इवेंज के मित्रों ने यह योजना तैयार कर रखी थी। यानी खुद जो जेल के अधिकारी थे वो इवेंज की योजना का हिस्सा होते थे। इवेंज जेल से 3 बार पहले भी बच निकला था। अब एक बार फिर वह आजाद पक्षी बन गया था। इसी कारण से जेल के अधिकारियों से जो जेल तोड़ी इवेंज कहकर बुलाया करते थे। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी कहानी जो हमने पढ़ी, जो स्टोरी हमने पढ़ी बिल्कुल सिंप्लीफाई वर्जन के द्वारा। और उस स्टोरी का नाम आप सभी को पता होगा, इवेंज ट्राइज एज ओ लेवल। यानी ओ लेवल की परीक्षा कौन देना चाहता था? इवेंज देना चाहता था। तो ये उसकी एक आज़ादी की योजना थी, न कि पढ़ाई की योजना। तो स्टूडेंट, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें। हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
मिल सके और जो आपकी स्टोरी, ऐसी स्टोरियों में कम से कम जो 1 वीक का समय आपका लगता है तो हमने उसको 25 से 30 मिनट में पूरा करने की कोशिश करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको स्टोरी पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। कंप्लीट स्टोरी का जो मोटो हो वो आपको पता चल जाए, जो इसमें जो मेन जो कॉन्टेस्ट रहा है उसके बारे में आप सभी जान सकें। तो थैंक यू आप सभी को। फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही नई मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। अगर तब तक आपको कोई स्टोरी में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आपको अगर 1 वर्ड और लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं।